देश में 45 जगहों पर आयोजित हुआ रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 लोगों को दिए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। कहा, देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान अनवरत रहेगा जारी। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मसाज देने के मामले में नया मोड़। मालिश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी। भाजपा और कांग्रेस हुई केजरीवाल पर हमलावर। जैन को जेल में मिल रही सुविधाओं पर मांगा केजरीवाल से जवाब। सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे दिग्गज नेता। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने की रैलियां। विरोधियों पर किए करारे वार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस के नेता भी प्रचार में जुटे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने दी मंजूरी। भारत ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। पहली बार भारत ने किसी विकसित देश के साथ किया द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता। अगले कुछ सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद। जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को बड़ी सफलता। भारत जलवायु परिवर्तन पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दुनिया के 5 देशों में शामिल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स में 2 अंकों के उछाल के साथ भारत 8वें पायदान पर पहुंचा। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप में हुआ जोरदार उलटफेर। खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 2-1 से हराया। हार के बाद अर्जेंटीना का 36 मैचों से चला आ रहा अजेय सिलसिला टूटा। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ T20 की सीरीज 1-0 से की अपने नाम। दोनों देशों के बीच तीसरा T20 मैच चढ़ा बारिश की भेंट। डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच को घोषित किया गया टाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। देश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने के मिशन के तहत पीएम मोदी ने आज 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। बीते एक महीने में करीब 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। कैसे दिए जाएंगे 10 लाख युवाओं को रोजगार, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए ढेरों कदम उठा रही है। सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का अभियान चलाया है। इसी के तहत देश भर में रोजगार मेले लगाकर नौजवानों को रोजगार दिए जा रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने देश के 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश के 45 शहरों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम ने कहा कि रोजगार देने का यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे बताया गया है कि परसों यानी 24 नवंबर को गोवा सरकार भी इसी तरह के रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 28 नवंबर को त्रिपुरा सरकार भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान पहले भर्ती किए गए पदों की श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की गई है। पीएम ने नौजवानों को राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ PLI स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो
ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया और नियुक्त पत्र बांटे। दिल्ली के छावला बीएसएफ कैंप में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गुरुग्राम के बीएसएफ कैंप में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जलंधर सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, गुवाहाटी में सर्बानंद सोनोवाल और पटना में पशुपतिनाथ पारस मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 वर्ष के अंदर देने का जो संकल्प लिया है, पिछले महीने 75,226 लोगों को रोजगार मिला, तो आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों में अनेक विभागों के नौजवानों के बीच नियुक्त पत्र बांटे गए। रोजगार मेलों को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। नियुक्त पत्र पाने वाले युवाओं ने खुशी जताई और कहा कि देश और परिवार के सपनों को पूरा करेंगे। मुझे अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट मिला है और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो भगवान का, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी का। एसएससी जीडी के थ्रू मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे अब केंद्रीय मंत्रालय के लिए कुछ काम करने का हिस्सा मिलेगा, इस देश के लिए कुछ काम करने का हिस्सा मिलेगा। आज इन सबों के बीच में मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तहे दिल से मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। पीएम ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। पीएम ने नियुक्त पत्र पाने वालों से इससे जुड़ने और उनका अनुभव साझा करने को भी कहा है। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। ये जो नया विषय प्रारंभ हुआ है कर्मयोगी आरंभ का, मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों कि आप उससे जुड़िए। क्या आप 1 महीने के बाद मुझे आपका इस ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या अनुभव रहा, इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको क्या कमी लग रही है, इसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, आप स्वयं भी उस कर्मयोगी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने में कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या? मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। पिछले महीने धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्त पत्र बांटे गए थे। इस विशाल रोजगार मेलों से साफ है कि सरकार किस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात में पहले दौर के मतदान के लिए अब सिर्फ 9 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत दिखाई। राहुल ने भाजपा पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। इसका जवाब आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी सरगर्मियां चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी स्थानीय दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इधर भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए उतार दिया है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के शहरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके
जनजाति भाइयों की दृष्टि से किया गया योगदान उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खंभात में गुजरात में प्रचार कर रही कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये पोस्टर लगाते हैं काम बोलता है, लेकिन पिछले 27 सालों से तो कांग्रेस सरकार में है ही नहीं, तो इनका काम कैसे बोलता है। उन्होंने दावा किया गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो बोलता है। मोटा मोटा बोर्ड जोया कांग्रेस નું કામ બોલે છે। અલા ભાઈ 90 થી તો તમે સત્તામાં જ નથી, કામ ક્યારે કર્યું? એક રોડ રસ્તા બનાયા, બંદરો બનાયા, ગામે ગામ વીજળી પહોંચાડી, શાંતિ સ્થાપિત કરી, મહિલાઓના માટે અનેક યોજનાઓ લાયા। આ બધું થયું ખરું, પણ તમે નથી કર્યું। એ તો નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતીય जनता पार्टी। मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किए। मैं भी आज आप लोगों को वचन दे के जाता हूं, 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आपका भाई बनके आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल निभाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। गुजरात में जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम दलों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में मसाज कराते हुए वीडियो पीछा नहीं छोड़ रहा है। भाजपा इस बात को लेकर नए सिरे से हमलावर हो गई कि मसाज कराने वाला व्यक्ति एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने पहले उस व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बताया था। आम आदमी पार्टी की फजीहत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले आबकारी घोटाला, उसके बाद बस घोटाला और श्रमिकों के पंजीकरण को लेकर घोटाला। भाजपा के आरोपों के मुताबिक केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार बन चुकी है। पूरी तरह से इनका भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है वो उजागर हो रहा है और दिल्ली में एक किस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स इन्होंने की है, आज दिल्ली और देश की जनता इनको पूरी अच्छी तरह से देख रही है और दिल्ली के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। नया हमला दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर है। आय से अधिक संपत्ति रखने और धन शोधन के आरोपों में 30 मई से वे ईडी की गिरफ्त में हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 19 नवंबर को तिहाड़ जेल से सीसीटीवी फुटेज बाहर आई थी, जिसमें सत्येंद्र जैन की मालिश करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। सेल में बोतलबंद पानी भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान, बदनाम और मसाज वाली पार्टी करार दिया था। साथ ही जेल मैनुअल के उल्लंघन की भी बात कही थी। उस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए दलील दी थी कि भाजपा किसी की बीमारी का मजाक न बनाए और डॉक्टर की सलाह पर जैन को फिजियोथेरेपी दी जा रही है। लेकिन भाजपा ने आज फिर आम आदमी पार्टी पर हमला किया और बताया कि जो व्यक्ति मसाज कर रहा है वह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में पिछले 1 साल से बंद है। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के 80 नेताओं के खिलाफ बीते 8 साल में कोई न कोई भ्रष्टाचार, कदाचार और साजिश करने के आरोप लगे हैं और यही है केजरीवाल की पार्टी का असली चेहरा। They should do some serious introspection. उनको देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, क्या क्या रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। जगह जगह में उन्होंने दिल्ली में रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेके खोल दिए और उसके बाद अभी ये छूटा नहीं है। अभी ये सब इनका सारे काम ऐसे ही है। जहां करते हैं शराब के ठेके में, उस एक्साइज पॉलिसी में क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ। अभी ये मेडिकल वो जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स चला रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या किया। कह रहे दुनिया के बेस्ट स्कूल्स चला रहे हैं, वहां पे हालत देखिए जाके आप। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे मामले को राजनीतिक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है।
मामले पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार, कदाचार और अनैतिकता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में दो तरह का प्रचार दिख रहा है, एक काम करने वालों का प्रचार और दूसरा बदनाम करने वालों का प्रचार। पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव का केंद्र बिंदु इन दो मुद्दों पर सिमट गया है। मैं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 9 की 9 महिलाओं से अब उम्मीद करती हूं तुरंत आइए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूछिए ये सवाल मनीष सिसोदिया जी से और अरविंद केजरीवाल जी से कि क्यों आप कल से गुमराह कर रहे हैं पूरी दिल्ली और देश को। राजनीति बदलने आए थे ना आप, तो पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया आपने। वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को ही जमानत याचिका दूसरी बार खारिज की थी। अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को है। मामले के कानूनी पहलू से अलग लीक होते वीडियो और आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचे जाने को लेकर नए नए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन लगातार लगते आरोपों से ये तो तय लग रहा है कि अलग तरह के राजनीति का दावा करने वाले भी दागदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीओके को वापस लेने के रक्षा मंत्री के बयान पर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जहां तक भारतीय सेना की बात है, वो भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। मंत्री gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलिया की संसद की मंजूरी मिल गई है। बीते एक दशक में ये पहली बार है जब भारत ने किसी विकसित देश के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता किया है। वैश्विक कारोबार को लेकर भारत का नजरिया बदल चुका है। भारत अब द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों पर ज्यादा जोर दे रहा है। यूएई के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने ट्वीट कर बताया कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। भारत में भी इस समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेजा गया है। भारत ने समझौते को ऐतिहासिक करार दिया। लैंडमार्क मोमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड I'd like to compliment and congratulate Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Mr. Anthony Albanese for achieving this very significant milestone today. दोनों देशों की ओर से साझा नोटिफिकेशन जारी होने के 1 महीने के बाद दोनों ही देशों के बीच नई शर्तों पर कारोबार शुरू हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बीच बाली में G20 की बैठक के दौरान इस पर वार्ता हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। 2 अप्रैल 2022 को दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी विकसित देश के साथ भारत का ये समझौता 1 दशक बाद हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 100% पहुंच मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, कृषि उत्पादों के निर्यात में फायदा होगा। साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी निर्यात करने में सहूलियत मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया को कोयला, मिनरल अयस्क और वाइन आदि की एक्सपोर्ट में तरजीह देगा, जिससे भारत के उद्योगों को भी फायदा होगा। दोनों देशों के बीच साल 2022 में $31 अरब का कारोबार हुआ, जो 5 सालों में 45 से $50 अरब तक पहुंच सकता है। And raw materials coming cheaper to India will actually make Indian industry more competitive and help us gain export interests or market share with other countries also. So it's a win-win for us on both sides. Imports coming cheaper on the raw material side or intermediate goods will help us become more competitive in other markets, will help Indian consumers get goods and services at competitive prices. समझौते से भारत में अगले कुछ सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को काम करने के लिए 4 साल तक का वीजा दिए जाने का भी प्रावधान है। इस कदम से 1 लाख छात्रों को मदद मिलेगी। साथ ही हर साल योगा और शेफ के काम के लिए 1800 वीजा जारी करने को भी मंजूरी दे दी गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत दौरे पर आए संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि दोनों ने वैश्विक स्थिति और विभिन्न क्षेत्रीय ज्वलंत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ये विस्तृत वार्ता हमारी गहन और घनिष्ठ साझेदारी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश, राजनयिक मामलों, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा में प्रगति की सराहना की। कंबोडिया में भारत आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। भारत आसियान के संबंधों को साल 2022 में पूरे 30 साल हो चुके हैं। सैम रीप में हुई ये बैठक इस लिहाज से भी काफ़ी अहम है और साल 2022 को भारत आसियान फ्रेंडशिप वर्ष घोषित किया गया है। आसियान देशों के साथ भारत के संबंध रणनीतिक और ऐतिहासिक हैं। यही वजह है कि आसियान देशों के बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म, चाहे वो ईस्ट एशिया समिट हो या फिर आसियान प्लस देशों के रक्षा मंत्रियों का मंच, भारत अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। भारत अपनी क्षमताओं और अनुभवों के साथ आसियान देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत बना रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के खिलाफ भारत के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में भारत 2 पायदान चढ़कर अब 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत दुनिया के 5 बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। वहीं G20 देशों में भी भारत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला देश बना है। 59 देशों और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच जलवायु परिवर्तन की पॉलिसी और कार्रवाई को लेकर आकलन किया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी स्थित संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। COP27 के दौरान जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत से ऊपर डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को जैसे छोटे देश चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर हैं। वहीं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी देश को नहीं रखा गया है। ऐसे में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें तो भारत फिलहाल टॉप पर है। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को और AICTE मिलकर पहली बार यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इस हैकाथॉन का उद्घाटन किया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 23 नवंबर सुबह 8 बजे से 24 नवंबर रात 8 बजे तक लगातार 36 घंटे तक चलेगा। इसमें भारत के अलावा 22 अफ्रीकी देशों के करीब 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिभागी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल एवं स्वच्छता और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 20 समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हैकाथॉन दुनिया में अपनी किस्म की अनोखी पहल है जो भारत और अफ्रीका के मजबूत संबंधों को नया आयाम देगा। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन दुनिया में अपनी तरह की अभिनव पहल है जो भारत एवं अफ्रीका के मजबूत संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने में समर्थ होगा। यह आयोजन अफ्रीका के छात्र छात्राओं को भारत में शिक्षा एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के नए अवसरों का लाभ उठाने का भी अवसर प्रदान करता है। अफ्रीका के विभिन्न देशों से पधारे छात्र छात्राएं और भारत के युवा इस हैकाथॉन में चुनौतीपूर्ण समस्या कथनों पर कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया। मेले में उत्तराखंड ने अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड पंडाल का दौरा किया। मेले में उत्तराखंड ने अपना राज्य दिवस समारोह भी मनाया, जिसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने समारोह को संबोधित भी किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारी डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाओं को सही प्रकार से धरातल पर उतारने का काम कर रही है, उनके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राइजिंग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को सरस मेले में पौड़ी गढ़वाल से आए देवेंद्र सिंह रावत लेकर आए हैं। यहाँ उनके उत्पादों को मिल रहे अच्छे रुझान से ये काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ, कोट ब्लॉक से, और हमारे समूह का नाम है राइजिंग समूह, जिसमें हमारी महिलाएं मिलकर ये सारे उत्पाद बना रही हैं। और सरस ने हमें काफ़ी अच्छा मौका दिया है ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे अच्छे कस्टमर हम लोगों को मिल रहे हैं काफ़ी। मेले में दिल्ली की मोनिका भी MSME के अंतर्गत NSIC के पंडाल में इको फ्रेंडली बैग लेकर आई हैं। जिस तरह लोग प्लास्टिक को ना कर रहे हैं और जूट बैग को पसंद कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये भी काफी उत्साहित हैं। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे इको फ्रेंडली हैं, जिसमें जूट बैग्स हैं, कैनवस बैग्स हैं, कॉटन बैग्स हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो इको फ्रेंडली बैग्स पे है, ताकि लोग प्लास्टिक को अवॉइड करें और जूट बैग्स को यूज़ करें। हमारा जो स्पेशलिटी है वो एप्लिक वर्क में है, पैच वर्क। ये पूरा हैंड वर्क होता है, उस पर स्टिच करते हैं, फिर बैग बनता है पूरा। तो एक बहुत मेहनत का काम है। हमारे कारीगर जितनी भी हैं वो सारी लेडीज़ हैं। को हमारे वुमेन, मैंने पूरा जो स्टाफ है वो पूरा वुमेन है। इसमें हमने कोई वुमेन को हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। MSME ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है मेरे काम को। मैंने एक कमरे से काम चालू किया था, आज मेरी फैक्ट्री है, वो सिर्फ MSME के बदौलत है। 21 वर्षीय मानसी भी स्टार्टअप के तहत सॉफ्ट टॉय बना रही हैं। पहली बार इन्हें MSME ने इनके कौशल को दिखाने और विकास के नए अवसर पैदा करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है, जिन्हें मेले में काफी पसंद किया जा रहा है। मैं MSME को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये एक्चुअली मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने मेरे को एक मौका दिया यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का। ये मतलब एज अ यंगस्टर मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है ट्रेड फेयर की तरफ से, और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच MSME एंड गवर्नमेंट की मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। मैं आगे ही अपना स्टार्टअप जो है मैं और बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी ग्रोथ के लिए थैंक यू सो मच। 27 नवंबर तक चलने वाले 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश विदेश के 2500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।